अगर आप एक छोटे बिजनेस मतलब MSME की कैटेगरी में कवर होते हैं, या अगर आप किसी भी छोटे बिजनेस से उधार में कुछ खरीदते हैं, दोनों ही केसेस में मैं आपके लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। आपको इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यहां मैं MSME में किनको कवर कर रहा हूं ये आपको क्लियर होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट उद्यम रजिस्ट्रेशन। जिन भी बिजनेसेस ने उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है गवर्नमेंट से, उनके लिए मैं बात करूंगा। उनको क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में जो लोग भी उनसे खरीदते हैं उनको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसकी भी बातें मैं करने वाला हूं। तो आप समझ रहे हैं, मैं दोनों की बातें करूंगा। एक तरफ जो MSME वाला बिजनेस है उसकी भी मैं बात करूंगा, और दूसरी तरफ जो भी उस बिजनेस से खरीद रहा है। अब देखिए, खरीदने वाला हो सकता है एक इंडिविजुअल पर्सन हो। मान लीजिए आप अपने घर के लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं, लेकिन किससे खरीद रहे हैं आप? किसी MSME से। MSME का भी मैं प्रॉपर मीनिंग आपको बताऊंगा अभी। प्रॉपर मीनिंग अभी मैं आपको कुछ देर में ही बताने वाला हूं। तो आप हो सकता है अपने घर के लिए एक इंडिविजुअल बायर के तौर पर गए हैं और एक छोटे बिजनेस से यानी MSME से खरीद कर कुछ ला रहे हैं। और हो भी सकता है आप खुद एक बिजनेस है और आप बिजनेसमैन होने के नाते किसी दूसरे MSME बिजनेस से कुछ खरीद रहे हैं। देखिए, खरीदने वाला कोई भी हो सकता है। मैंने खरीदने वालों की भी दो कैटेगरीज आपको दिखा रखी है। एक, मैं मेरे घर के लिए कुछ खरीद रहा हूं एक इंडिविजुअल बायर के तौर पर, और सेकेंडली हो सकता है मैं मेरे बिजनेस परचेजेस कर रहा हूं। तो मैं खरीदने वालों के एंगल से भी आपको कुछ काम की बातें बताने वाला हूं, और साथ में ये जो MSME वाला बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, इसको क्या क्या फायदे गवर्नमेंट से मिले हैं, प्रोटेक्शंस मिले हैं, मैं उसकी भी बात आपको बताने वाला हूं। एक एक करके आप ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि MSME का मतलब क्या है डिटेल में। यहां पर तीन वर्ड्स हम कवर करने वाले हैं। एक होगा माइक्रो, सेकंड होगा स्मॉल, एंड थर्ड होगा मीडियम। माइक्रो मतलब आप समझ जाइए जिन बिजनेसेस का बहुत छोटे लेवल पर काम है, ठीक है, जिनका बहुत छोटे लेवल पर काम है उनको माइक्रो की कैटेगरी में रखा गया है। जो उनसे थोड़े बड़े लेवल पर काम करते हैं उनको स्मॉल वाली कैटेगरी में रखा गया है, और जो स्मॉल से भी बड़ी कैटेगरी में काम करते हैं उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा गया है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि एग्जैक्टली माइक्रो वाले जो बिजनेसेस होते हैं वो किस लेवल पर काम करते हैं। तो देखिए, पहले आप ये समझ जाइए, हम यहां पर सिर्फ बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की। मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो डायरेक्टली खरीद कर बेचते नहीं है, बल्कि वो खुद भी कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करके फिर बेचते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब जो मटेरियल नहीं बेचते बल्कि वो कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई इंश्योरेंस बिजनेस वाला है। हम सिर्फ इन दो की बात करने वाले हैं। हम होलसेल ट्रेडर्स की या रिटेल ट्रेडर्स की यानी ट्रेडर्स की हम बात ही नहीं करने वाले हैं अभी, राइट। अब ध्यान से आप सुनिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस उन्हें कहा गया है जो भी मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स का अपने प्लांट एंड मशीनरी में, या मान लीजिए एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास मशीनें तो होंगी नहीं, तो उसके पास कोई इक्विपमेंट्स तो होंगे ना। तो अगर उसका इन्वेस्टमेंट इन सब में मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस तक का है, और साथ में उसका टर्नओवर साल भर का 5 करोड़ रुपीस तक का है, मतलब न तो उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और ना उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तब हम उसको कह देंगे माइक्रो एंटरप्राइज। दोनों में से एक भी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब स्मॉल कब कहेंगे? जब वो माइक्रो से तो बड़े लेवल पर है, माइक्रो की लिमिट्स को तो वो क्रॉस कर रहा है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, साथ में उसका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। अगेन, मीडियम एंटरप्राइजेस में किसको कवर किया गया है? जिन भी मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स का इन्वेस्टमेंट स्मॉल वाले से तो ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ के अंदर अंदर है, और टर्नओवर 250 करोड़ के अंदर अंदर है। तो ये मैंने आपको तीनों का मतलब बताया। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर जिनका इससे भी ज्यादा है उनका क्या? उनको न तो हम माइक्रो बोलेंगे, ना स्मॉल, ना मीडियम, वो फिर लार्ज एंटरप्राइजेस हो जाती है, उनकी तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। अब आप मेरी बात, आगे की बात ध्यान से सुनेंगे। ये तो मैंने आपको बिल्कुल इंट्रो लेवल की बातें बताई है, काम की बात तो अब स्टार्ट होने वाली है। देखिए, आप इस बात को समझिए, गवर्नमेंट ने इनमें से जो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी वाले बिजनेसेस हैं, अब आप पहले ही ध्यान से देख लीजिए माइक्रो मतलब कौन से हो गए और स्मॉल कौन से हो गए, ये आपके सामने अभी स्क्रीन पर है, बिल्कुल क्लियरली है। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों कैटेगरी वाली एंटरप्राइजेस को दिए हैं काफी सारे बेनिफिट्स। अब आप ध्यान से सुनेंगे वो बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए, यहां पर बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो है इनको लोन के रूप में जो बेनिफिट दिया गया है।
इनको बहुत ईजी वे में लोन्स मिल जाते हैं। लोन का जो मैं आपको बेनिफिट बताने वाला हूं अभी, वो लोन का बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी है, राइट। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी है, और अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ट्रेडर्स के लिए भी है। ठीक है, तो देखिए अब तक मैं आपको साफ मना कर रहा था, ट्रेडर्स के लिए मैं बात ही नहीं करने वाला, लेकिन सिर्फ इस एक जगह पर मैंने ट्रेडर्स का नाम ले लिया, लेंडिंग, लोन लेने के समय। लोन लेने के टाइम पर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो या सर्विस प्रोवाइडर्स हो या ट्रेडर्स हो, इन सभी के लिए लोन का एडवांटेज तो है ही। प्रैक्टिकली इन सभी एंटरप्राइजेस को बैंकों से लोन्स मिलते हैं बिना किसी सिक्योरिटी रखे। आप सोचिए, वैसे बिना सिक्योरिटी के बैंक्स लोन नहीं देते हैं, लेकिन इनको अनसिक्योर्ड, बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखे भी, बिना कोई गारंटी दिए भी, इनको गवर्नमेंट की तरफ से ही बैंक्स लोन प्रोवाइड कर देते हैं। वो चाहे मुद्रा लोन के फॉर्म में हो, और चाहे एक और गवर्नमेंट की स्कीम है सीजीटी एमएसई, ये सभी लोन्स इन सबको बहुत इजीली मिल जाते हैं और बिना किसी सिक्योरिटी के। ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज, जिसका ही मैं इस सेशन में आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस देने वाला हूं। देखिए, इनको एक और फायदा जो मिला हुआ है वो है कि गवर्नमेंट इनको इंश्योर करती है कि आपको आपके बेचे हुए मटेरियल का या आपकी दी हुई सर्विस का बिल्कुल टाइम से पेमेंट मिलेगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। मतलब इनको टाइमली पेमेंट का भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन याद रखिए, मैं अभी आपको टाइमली पेमेंट वाली बात डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये जो एडवांटेज है ये सिर्फ किनको मिला हुआ है? ये मिला है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो और स्मॉल वाली एंटरप्राइजेस को। ये बेनिफिट, ये प्रोटेक्शन मीडियम वालों को नहीं मिला हुआ। और इसी तरह याद रखिए, ये बेनिफिट सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को ही मिला हुआ है, ट्रेडर्स को नहीं। तो मैं आपको बार बार ये बात कह चुका हूं कि मैं ट्रेडर्स की बात सिर्फ लोन के पर्पज से ही आपको कह रहा हूं, अदरवाइज ट्रेडर्स का कोई रोल नहीं है इस पूरे डिस्कशन में। चलिए, अब यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं टाइमली पेमेंट का यहां पर क्या मतलब है। ध्यान से आप सुनेंगे। गवर्नमेंट ने जो लॉ बना रखा है इन सभी एंटरप्राइजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर एक एमएसएमई, अब एमएसएमई का मतलब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीनिंग तो मैं आपको बता चुका, लेकिन उसकी पहचान है, उसके पास एक उद्यम का सर्टिफिकेट होगा। जो भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास जरूर एक उद्यम का सर्टिफिकेट होगा। अगर उन्होंने उद्यम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो वो कितने ही छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको हम एमएसएमई बोलेंगे ही नहीं, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये उद्यम का सर्टिफिकेट कैसा होता होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने आपके लिए सैंपल दिखा रखे हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे ही उद्यम का रजिस्ट्रेशन कोई भी ले लेता है गवर्नमेंट से, उसके बाद में उसको कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसको मिलता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही मेन होता है सबसे ज्यादा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सर्टिफिकेट है ये एक मैन्युफैक्चरर का है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए, ये भी एक सर्टिफिकेट है, लेकिन ये ट्रेडर्स का है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा ट्रेडिंग वालों का है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था, ट्रेडर्स के लिए सिर्फ एक ही बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट या और कोई बेनिफिट नहीं है। इनको सिर्फ बेनिफिट है लेंडिंग वाला, और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बेनिफिट ही इनको मिलेगा। मतलब लोन के फॉर्म में जो इनको बेनिफिट्स मिलते हैं बस वही मिलेंगे। बाकी आप देखेंगे इस सर्टिफिकेट में काफी डिटेल्स लिखी हुई होती है हमारे बिजनेस के बारे में। हम कौन कौन से एक्टिविटीज करते हैं अपने बिजनेस में, वो सब लिखा हुआ होता है, हमारे एड्रेसेस वगैरह, और भी फर्दर डिटेल्स भी होती है काफी। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको एक सैंपल भी दिखा दिया है। ये उद्यम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आपको एमएसएमई कहा जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था पेमेंट की क्या टर्म्स है। तो देखिए, इनको पेमेंट के लिए ये कहा गया है कि अगर आपका आपके खरीदार के साथ में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, नॉर्मली ऐसा होता ही है बहुत सी बार कि खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में, बेचने वाला एमएसएमई है और खरीदने वाला कोई भी हो सकता है, इनके बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो रखा उधार में बेचने का, तो कहा जाता है कि 15 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल ही जाना चाहिए, मैक्सिमम 15 डेज। सेकंड केस है जहां आपके बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट हो रखा है। मान लीजिए आपने बिल में ही, एमएसएमई बिजनेस ने अपने बिल में ही क्लियरली लिख रखा है कि भाई आपको 40 डेज में या 45 डेज में या 30 डेज में मुझे पेमेंट देना है, तो जो ड्यू डेट है वो लिखी हुई है। तो ऐसे केस में ये कहते हैं, याद रखना, जो भी आपने पीरियड लिखा है उसके अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल ही जाना चाहिए। और ये बात एमएसएमई के फेवर में है, एमएसएमई को प्रोटेक्शन दिया गया है कि आपको मिल ही जाएगा ये पेमेंट। मतलब खरीदने वाले को आपको ये पेमेंट इतने टाइम में देना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर नहीं दिया तो, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं।
लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर इन्होंने आपस में एक लंबा पीरियड डिसाइड कर रखा है, मान लेते हैं 60 डेज का पीरियड डिसाइड कर रखा है, तो भी गवर्नमेंट कहती है नहीं, मैक्सिमम 45 डेज का ही टाइम हम अलाउ करेंगे, उससे लेट आपको पेमेंट नहीं मिल सकता। ये सब है तो एमएसएमई के प्रोटेक्शन के लिए ही, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। तो मैंने आपको दो केस बताए, एक तो जहां पर आपका लिखित में कोई एग्रीमेंट इस बारे में नहीं हो रखा, तो गवर्नमेंट ने खुद ने अपनी तरफ से 15 डेज कह दिया। लेकिन जहां एक रिटन में हमने कुछ तय कर रखा है, हो सकता है बिल में लिखा हुआ हो सकता है हमारा अदरवाइज कोई एग्रीमेंट बना हुआ हो, तो ऐसे केस में कहा गया है आपने जितना भी पीरियड डिसाइड कर रखा है उतने में आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए, लेकिन वो मैक्सिमम 45 से ज्यादा नहीं होगा। ऑल राइट। अच्छा, अब एक बात और समझ जाइए, 15 डेज या 45 डेज की काउंटिंग कब से चालू होती है? तो याद रखिए, हो सकता है आपको बिल तो किसी एक डेट पर मिल गया हो, बिल पर तो कुछ अलग डेट लिखी हुई हो, वो मैटर नहीं करती। मैटर करता है खरीदने वाले को वो मटेरियल कब मिला या उसको वो सर्विस कब मिली। जिस डेट पर उसको वो मटेरियल मिला या जिस डेट पर उसको वो सर्विस मिली, वहां से लेकर के 15 या 45 डेज की काउंटिंग चालू होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर, अब बात आती है, अगर उसने इस 45 या 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं दिया तो क्या होगा? तो सबसे बड़ा नुकसान तो उसको अब ये उठाना पड़ेगा कि अगले दिन से ही इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। और इंटरेस्ट की रेट भी कितनी है? जो भी इस समय बैंक रेट चल रही होगी, आरबीआई बताता है बैंक रेट, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं बैंक रेट लिख करके, जो भी इस समय बैंक रेट चल रही है उसका 3 टाइम्स आप कर लीजिए, उस रेट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो एक तो इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, और अब जब भी वो बायर एमएसएमई को पेमेंट देगा, अभी तो वो नहीं दे रहा है, वो कभी तो देगा ना, तो तब वो इंटरेस्ट सहित देगा। तो सबसे बड़ी सजा तो उसको ये मिलने वाली है अब कि इंटरेस्ट लगना चालू हो चुका है और उससे पूरे अच्छे से इंटरेस्ट सहित वसूल किया जाएगा। अच्छा, अब एक और बात आप सुनिए, दूसरा नुकसान क्या होने वाला है बायर को। अब मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान से सुनिए, बायर को दूसरा नुकसान ये होने वाला है कि अगर बायर एक बिजनेसमैन है, मतलब मान लीजिए मैं एक एमएसएमई तो हूं ही, आप मेरे से खरीद रहे हैं और आप खुद एक बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए कुछ खरीद रहे हैं और आपने अभी 45 या 15 डेज को क्रॉस कर दिया, तो अब आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। साथ में अब आपके लिए एक और पनिशमेंट तैयार है। अब मैं वो एक और पनिशमेंट आपको बता रहा हूं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब आप ध्यान से सुनेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ी क्लैरिटी ला देता हूं कुछ एग्जाम्पल्स देकर के। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 1 फरवरी वो डेट है जो डेट पर आपको गुड्स मेरे से मिले हैं, मेरे से मटेरियल आपको मिले हैं, मैंने आपको बेचे होंगे, मैं एमएसएमई हूं, मैंने आपको जो मटेरियल बेचा वो आपको मिला कब, या मेरी सर्विसेज आपको मिली कब? वो मिली 1 फरवरी को। ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है आपको पता ही है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। उस एंगल से आप सोचिए 1 फरवरी को आपको ये मिला, हो सकता है आप ये मान लीजिए बिल पर भी यही डेट लिखी हुई है, प्रैक्टिकली तो दोनों पे अलग अलग डेट हो सकती है। चलिए, अब आप ध्यान से सुनिए, आपने पेमेंट मुझे दे दिया 10 मार्च को। अब यहां पर आप देख लीजिए, मैं ऐसा मान रहा हूं 45 डेज का रूल हम पर लगता है। वैसे तो मैंने आपको बताया था 15 डेज का रूल भी कोई कोई केस में लगता है जहां हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा, लेकिन मैं यहां पर 45 डेज वाला सिस्टम मानते हुए चल रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम 45 डेज है, उससे ज्यादा तो अलाउड ही नहीं है, तो मैं वही पकड़ रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब यहां आप जैसे कि देख सकते हैं, आपने मुझे टाइम लिमिट के अंदर अंदर 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट दे दिया, बहुत अच्छी बात है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने टाइम लिमिट को क्रॉस नहीं किया, ना आप पर कोई इंटरेस्ट लगेगा और ना इनकम टैक्स में भी कोई आपके ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस देखिए, यहां पर आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, ये बिल्कुल सही सिचुएशन है, इसमें आपने कोई गलती नहीं की। सेकंड सिचुएशन पर आते हैं, अगेन इसमें 1 फरवरी को आपके पास में मेरे से मटेरियल या सर्विस आप तक पहुंच गए हैं और आपने इस बार पेमेंट किया है 25 मार्च को। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां आपने मुझे लेट पेमेंट दिया है, लेट पेमेंट दिया, तो जितने भी दिन आपने लेट पेमेंट दिया, अगर मैं मान लूं आपने 10 दिन मुझे लेट पेमेंट दिया, तो 10 दिन का इंटरेस्ट भी आपको मुझे देना पड़ेगा, इंटरेस्ट सहित आपको मुझे पूरा अमाउंट लौटाना पड़ेगा। तो यहां पर आपने डिफॉल्ट कर दिया है, गड़बड़ हो गई है, तो मैं यहां पर क्रॉस बना देता हूं, आपने गड़बड़ कर दी है, तो 10 डेज का इंटरेस्ट भी आपको मुझे देना पड़ेगा। साथ में अब इनकम टैक्स में भी आपको पनिशमेंट मिलने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स वाले आपको यहां क्या पनिशमेंट देने वाले हैं। एक बात आप सोचिए, जरा ध्यान से आप सुनिए, इनकम टैक्स में बेसिकली होता क्या है कि मान लेते हैं आप अपने बिजनेस के लिए मेरे से ये चीज खरीद रहे हैं,
मैं एक बार थर्ड वाला केस कंसीडर कर रहा हूँ। थर्ड वाले केस को आप ध्यान से देखते जाइए। थर्ड वाले केस में कुछ ऐसा हो रहा है कि 1 फरवरी को ही आपको गुड्स भी मिल गए थे, बिल पर भी डेट 1 फरवरी की ही लिखी हुई है, लेकिन आपने 31 मार्च तक भी मुझे पेमेंट नहीं दिया था। साल खत्म हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर पूरा हो चुका है, लेकिन आपने अब तक भी पेमेंट नहीं दिया है। अब आप ध्यान से सुनिए जरा, इंटरेस्ट तो आप पर लग ही रहा है। अब मैं आपको इनकम टैक्स के एंगल से बता रहा हूँ, वो आपको केयरफुली समझना है। इनकम टैक्स वाले ये कहते हैं कि देखो भाई, वैसे तो तुमने ये खर्चा तो किया है, बेशक तुमने पेमेंट नहीं दिया, लेकिन एक तरह से तुम्हें बिल तो मिल चुका, एक तरह से तुम्हारा खर्चा तो हो चुका। जेब से तुमने पेमेंट नहीं दिया, लेकिन एक तरह से खर्चा ड्यू तो हो ही गया ना। तो उस हिसाब से वैसे तो मैं क्या करता, मैं इस खर्चे को अपने इनकम में से माइनस कर देता। देखिए अब आप ध्यान से मान लेते हैं, मेरे को इनकम टैक्स के लिए एक प्रॉफिट निकालना है मेरे बिजनेस का, क्योंकि मुझे प्रॉफिट पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये कैलकुलेशन करता हूं भाई मेरा साल भर का प्रॉफिट कितना बना। तो मैंने देखा है मेरी सेल तो हुई है। अब ये आपके एंगल से मैं बता रहा हूं, आपके एंगल से मैं आपके एंगल से बता रहा हूं। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने ये अपना एक तरह से मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया इनकम टैक्स के हिसाब से, और आपने उसमें ये निकाला कि आपने 3 करोड़ रुपीज सेल करके आपको मिले हैं। ये आपकी रिसीट्स है। हो सकता है आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको सर्विस की रिसीट्स मिली हो सकता है आप कोई मैन्युफैक्चरर हो तो आपको गुड्स बेच के मिला हो। 3 करोड़ रुपए यानी 300 लाख रुपीज, उसमें से आप खर्चे माइनस करेंगे ना, तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो आपने अपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, आपके बाकी के सारे खर्चे 220 लाख रुपीज के थे, वो आपने अच्छे से माइनस कर दिए, वो आपको अलाउड भी थे। साथ में आपने 20 लाख का वो खर्चा भी माइनस कर दिया जो आपने मेरे से खरीदी की थी। आपने मेरे से, जो मतलब मैं एमएसएमई हूं, आपने मेरे से 20 लाख के चीजें खरीदी थी, वो भी आपने अपने खर्चों में दिखा दिए। और आप बड़ी खुशी से गवर्नमेंट को कहते हैं, लो जी मेरा 60 लाख रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, उस पर मैं आपको टैक्स निकाल करके दे देता हूं। लेकिन अब यहां पर गवर्नमेंट आपको एक बात पूछने वाली है। गवर्नमेंट पूछती है कि भाई एक बात बताओ, ये 20 लाख का पेमेंट, ये जो परचेजेस तुमने की है, ये किससे की है? तो आप बोलेंगे कि ये तो मैंने एमएसएमई से खरीदा है। तो गवर्नमेंट यहां पर कहने वाली है कि जरा ये चेक करो, कहीं तुमने ऐसा तो नहीं इसका पेमेंट नहीं दिया हो। अब आप ध्यान से सुनिए, बात बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या आपने इस 20 लाख रुपीज का पेमेंट मुझे दे दिया? नहीं दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, तुमने नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब एक बात और चेक कर लो, कहीं इसकी टाइम लिमिट क्रॉस तो नहीं हो गई थी। तो जब आप ये चीज चेक करते हैं तो आप गवर्नमेंट को ऑनेस्टली कहते हैं, जी हाँ इसकी तो टाइम लिमिट क्रॉस हो गई थी, टाइम लिमिट मैक्सिमम 45 डेज थी और वो क्रॉस हो गई थी, तब भी मैंने आज तक पेमेंट नहीं दिया। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि अब तुम इस खर्चे को यहां दिखाने के हकदार नहीं हो, हटाओ इसको यहां से। सोचिए गवर्नमेंट आपको क्या पनिशमेंट दे रही है। गवर्नमेंट कहती है हो सकता है तुमने परचेजेस तो की है, 20 लाख का सामान तुम्हारे तक पहुंच भी गया है, सर्विसेज तुम्हें मिल भी गई है, लेकिन तुम इस खर्चे को माइनस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुमने ये पेमेंट तो दिया ही नहीं, जबकि इसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट निकल चुकी है। और वो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? 45 डेज या 15 डेज। तो अब आप सोचिए, यहां पर आपको एमएसएमई को पेमेंट देने के लिए ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो मैंने आपको बताया कि कहीं 45 या 15 डेज की टाइम लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रखी है। ठीक है ये बात? अच्छा अब आप ध्यान से सुनिए, यहां आप समझ गए ना, एक तो आप पर इंटरेस्ट भी लग रहा है और साथ में अब आपको एक बड़ा पनिशमेंट ये मिल रहा है इनकम टैक्स की तरफ से कि यहां ये 20 लाख का खर्चा आपको माइनस करने को नहीं मिलेगा, और इस कारण अगर अब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो वो 80 लाख का निकल करके आएगा, और इस तरह आपका टैक्स बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये खर्चा आपको माइनस करने को नहीं दिया जा रहा है, जबकि वैसे तो आपका हक था ये माइनस करने का। ऑल राइट, चलिए सेकंड केस को एक बार डिस्कस कर लीजिए। यहां पर बहुत काम की बातें मैं आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट प्रैक्टिकल पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में आपने गलती तो की थी, आपने 45 डेज की टाइम लिमिट तो क्रॉस कर दी थी, और इस वजह से आपको 10 दिन का इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स वाले ये कहेंगे कि भाई तुमने 31 मार्च तक तो पेमेंट कर दिया था ना। सेकंड केस में मैं बता रहा हूं, इसमें आपने 31 मार्च तक तो पेमेंट कर दिया था ना। आप बोलेंगे बिल्कुल मैंने तो 6 दिन पहले ही कर दिया था, 25 मार्च को ही कर दिया था मैंने। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, इनकम टैक्स में अब तुम्हें कोई तरह की हम पनिशमेंट नहीं देने वाले, क्योंकि तुमने इस साल में पेमेंट तो दे दिया ना। भले ही तुमने टाइम लिमिट के बाद में पेमेंट दिया तो तुमको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हें यहां इनकम टैक्स में कोई सजा नहीं देने वाले। ये बात आप समझ गए? तो बताइए इनकम टैक्स वाले मुझे पनिशमेंट कब दे रहे हैं? वो 31 मार्च के दिन ये चेक करेंगे कि क्या इस दिन आपका एमएसएमई को कुछ अमाउंट बकाया है या नहीं,
कोई अमाउंट ड्यू है या नहीं, और साथ में कहीं वो अमाउंट टाइम लिमिट को तो क्रॉस नहीं कर रहा, कहीं आपने 45 या 15 डेज की टाइम लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रखा। अब मैं आपको एक केस और भी बताता हूं यहां पर, मैं ऐसा मानता हूं आपको अभी तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक केस और बता रहा हूं, उससे आपका एक बचा हुआ डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। इस बार मान लेते हैं आपको जो सामान मिला है वो 20 फरवरी को मिला है, वहां से 45 डेज आप अगर निकालेंगे वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है, 31 मार्च के दिन मुझे खड़े होकर देखना है, क्योंकि याद रखिए 31 मार्च के दिन ही देखना होता है। उस दिन मैंने देखा आपने पेमेंट कर दिया था, बहुत अच्छी बात है, आपने कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। और आप देखेंगे ना, अगर यहां पर आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा है, आप खुद चेक कर लीजिए, 45 डेज के अंदर अंदर आपने पेमेंट दे दिया तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा, और साथ में इनकम टैक्स में भी आपको कोई तरह का पनिशमेंट नहीं मिला, क्योंकि आपने इसी साल के अंदर अंदर पेमेंट दे दिया। लेकिन अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में ये हो रहा है कि 20 फरवरी को आपको मटेरियल या सर्विस मिल चुके थे, लेकिन जब 31 मार्च के दिन मैं खड़े होकर देख रहा हूं तो आपने अब तक भी पेमेंट नहीं दिया है। अब सोचिए, क्या आप पर इंटरेस्ट लगेगा? तो इसका जवाब सीधा है, अगर आपने अभी कैलकुलेशन थोड़ी कर ली हो। आप ये बोलेंगे कि सर इंटरेस्ट क्यों लगेगा, अभी भी तो 45 डेज में से थोड़े दिन बाकी है, तो मैं कर दूंगा ना, अभी अगले 2-3 दिन में मैं कर दूंगा पेमेंट, तो मेरे पे इंटरेस्ट क्यों लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, अगर आप यही सोच रहे हैं तो, क्योंकि 45 डेज अभी पूरे हुए ही कहाँ हैं। आप सोचिए, मैं 31 मार्च के दिन खड़े होकर के आपको कह रहा हूं, तो 31 मार्च के दिन अभी पूरे 45 डेज खत्म हुए ही कहाँ हैं, तो आप पे इंटरेस्ट क्यों लगना चाहिए? इंटरेस्ट अभी तो नहीं लगेगा। हाँ, आपने अगर 45 डेज को क्रॉस कर दिया तब बात अलग है, तब तो इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन मैं मान रहा हूं आप 45 डेज में पेमेंट कर देंगे, तब तो नहीं लगेगा ना इंटरेस्ट। जी हाँ। अच्छा, अब एक बात और सोचिए, क्या इनकम टैक्स में आपको पनिशमेंट मिलेगा? अब मैं आपको बताता हूं, इनकम टैक्स में भी आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाला। अगर, शर्त सुन लीजिए, अगर आपने टाइम लिमिट में पेमेंट कर दिया तो मान लेते हैं आपका ये पेमेंट 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को 45 डेज इसके पूरे हो जाने वाले हैं, मैं मान रहा हूं 5 अप्रैल को इसके 45 डेज पूरे हो जाएंगे। अब नो डाउट आपने 31 मार्च को तक तो पेमेंट नहीं दिया था, लेकिन अभी आपकी टाइम लिमिट क्रॉस भी तो नहीं हुई ना, तो यहां पर न तो आप पर इंटरेस्ट लगने वाला है, न इनकम टैक्स वाले आपको सजा देने वाले हैं। कंडीशन है आप 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए। हाँ, अगर आपने 45 डेज में पेमेंट नहीं दिया ना इसका, तो उस सिचुएशन में तो आप पर इंटरेस्ट भी लगेगा और साथ में इनकम टैक्स में भी आपको वो पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया ना इंटरेस्ट कब लगता है और इनकम टैक्स में पनिशमेंट कब मिलता है। तो इनकम टैक्स वाले 31 मार्च के दिन खड़े होकर देख रहे हैं आपका कुछ पैसा बाकी तो नहीं है, और दूसरी बात वो ये भी चेक कर रहे हैं कि वो जो पैसा बाकी है उसकी टाइम लिमिट अगर क्रॉस हो गई है तभी वो आपको पनिशमेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आई होप आपको अब तक की बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक बात और मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। मान लेते हैं आपने इनकम टैक्स के हिसाब से गलती कर दी, और गलती ये कर दी कि 31 मार्च तक भी आपने मुझे पेमेंट नहीं दिया था, जबकि आपकी 45 डेज की टाइम लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। तो अब यहां पर आपको सजा ये मिल चुकी होगी कि आपको ये जो मेरा 20 लाख का खर्चा आपका बनता है, परचेज आपने जो मेरे से किया है 20 लाख का, आपको वो खर्चा माइनस करने को नहीं मिलेगा। इस तरह आपका प्रॉफिट 80 लाख निकल के आएगा और आपको इस वजह से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आप फिर नेक्स्ट ईयर में मुझे पेमेंट दे देते हैं इंटरेस्ट सहित, क्या बोला मैंने, अगर आप मुझे नेक्स्ट ईयर में पेमेंट दे देते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर में जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर की, उस समय आपको ये 20 लाख रुपीस माइनस करने को मिल जाएगा। देखिए, अभी तो आपको मना कर दिया था ना कि माइनस मत करो, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर में मुझे पेमेंट दे देंगे पूरा, तो उस केस में आप बाद में 20 लाख को माइनस कर सकते हैं, तब आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। या मान लीजिए आपने उसके भी नेक्स्ट ईयर मुझे पेमेंट किया विद इंटरेस्ट, तो फिर तब आप ले लीजिए इसका डिडक्शन। मतलब जब आप पेमेंट दे देंगे तब आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पूरी तरह मना ही कर रही है, ऐसा नहीं है। तो ये सब बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स, छोटे मोटे डाउट्स जो आपको आ सकते हैं। एक डाउट आपके मन में ये आ सकता है कि सर, खरीदने वाले बिजनेस को या खरीदने वाला जो भी जना है उसको पता कैसे चलेगा कि जिससे उसने खरीदा है वो एमएसएमई है, ये पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए ये मैं रिकमेंड करूंगा कि जो एमएसएमई है, मान लेते हैं मैं एमएसएमई हूं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो एमएसएमई है उसको क्या करना चाहिए, उसको
जब वो बिल बनाता है अपना, तो बिल में ही उसको जो उसके बिल्स होते हैं, ज्यादातर प्रिंटेड ही बिल होते हैं, आपको पता है, कंप्यूटर जनरेटेड बिल होते हैं, तो उसको एक काम जरूर करना चाहिए। अब ये अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, उद्यम रजिस्ट्रेशन इसने ले रखा है, तो इसको क्या करना चाहिए, अपने बिल पे कहीं ना कहीं अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, खरीदने वाले को, आप जैसे बायर्स को, खरीदने वालों को ये क्लियर रहेगा कि भाई मेरे को बेचने वाला उद्यम रजिस्ट्रेशन में कवर होता है, तो मुझे उसको संभल करके पेमेंट देना है, नहीं तो मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो पहली बात तो जो भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनके लिए मैं ये बात बोलूंगा, उन्हें कहीं ना कहीं अपने बिल में अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि हम मान लीजिए नहीं कर रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ऐसे केस में मैं आपको ये बोलूंगा, आप एक बिजनेसमैन अगर है स्पेशली, तो आप किसी भी दूसरे बिजनेस से खरीदते समय ये कंफर्मेशन ले लीजिए कि भाई तुम एमएसएमई तो नहीं हो ना कहीं, और अगर हो तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दो जरा, या अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दो जरा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको पता चल जाएगा, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि हाँ मैं तो एमएसएमई हूं, और मैंने आपको मेरा ये नंबर भी दे दिया, तो आप वेरीफाई करेंगे कि मैं सच में हूं कि नहीं हूं, कहीं हो सकता है मैंने झूठा नंबर दे दिया हो। तो वेरीफाई करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है, आप इस नंबर को गवर्नमेंट की एमएसएमई वाली वेबसाइट पर जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन का भी एक ऑप्शन होता है, आप इस नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं कि सच में ये जो नंबर है ये वैलिड है या नहीं, कहीं फर्जी नंबर तो हमें नहीं दे दिया गया। इसको वेरिफिकेशन भी आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगता इसमें। ये बात आप समझ गए? तो वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। अब एक डाउट और आपका बचता है, वो ये है कि सर ये देखने कौन आएगा कि हमने टाइम से पेमेंट दिया या नहीं दिया? ये पता कैसे चलेगा गवर्नमेंट को? मान लीजिए हमने तो 45 डेज का भी टाइम निकल गया और हमने तो पेमेंट दिया ही नहीं, तो गवर्नमेंट कौन सी देखने आने वाली है, कौन सी पूछने आने वाली है? अब मैं आपको उसका भी जरा आंसर देता हूं, ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट तो देखने नहीं आएगी, और न ही आप बताने वाले हैं। कोई भी इतना ऑनेस्ट तो होता नहीं है जो गड़बड़ करने के बाद अपनी गलती को साफ साफ बता दे। चलिए मानता हूं मैं, आप तो नहीं बताएंगे और ना गवर्नमेंट को खुद को पता चलेगा, लेकिन मैं तो बता सकता हूं ना। मतलब जो एमएसएमई है जिसको पेमेंट नहीं मिला है, वो तो गवर्नमेंट को जाकर कंप्लेन कर सकती है ना। तो अब आप देखिए, उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना रखा है जिसको कहते हैं एमएसएमई समाधान पोर्टल। गवर्नमेंट ने एक अपनी वेबसाइट बना रखी है, उसमें अगर आप पूरी डिटेल में अपनी कंप्लेंट प्रॉपर वे में डाल देते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो कंप्लेंट है वो आप किसी प्रोफेशनल से ही डलवाइए, क्योंकि वो प्रॉपर वे में कंप्लेंट डालेगा। अगर आपकी कंप्लेंट प्रॉपर वे में नहीं गई तो फिर आपको कोई तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर आपने आपकी ये कंप्लेंट प्रॉपर तरीके से समाधान पोर्टल पर बुक करवा दी, तो गवर्नमेंट का सिस्टम इतना अच्छा है इस समय कि वो आपको विद इन 90 डेज, आपने जब से अपनी कंप्लेन इसमें डाली है तब से 90 डेज के अंदर अंदर आपको जस्टिस मिल ही जाएगा। सामने वाला मजबूर हो जाएगा आपको पेमेंट देने के लिए, इंटरेस्ट सहित। ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट ने बना रखा है। लेकिन इसके लिए एक बात जरूर है, ये जो एमएसएमई है, जिस एमएसएमई को कंप्लेन करवानी है, इसे एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि इसने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन जो ले रखा है वो इसने प्रॉपर अपडेट करवा रखा है या नहीं, ये इसको चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या है, देखिए कुछ लोगों का तो पुराना उद्योग आधार लिया हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2020 तक इसको उद्यम नहीं कहते थे, इसको कहते थे उद्योग आधार। तो जिनका वो पुराना वाला लिया हुआ उद्योग आधार, उनको गवर्नमेंट ने पहले से ही कह रखा है कि आप इसको अपडेट करवाओ, इसको आप उद्योग आधार से बदलवा के उद्यम में कन्वर्ट करवाओ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मान लीजिए मेरा उद्यम रजिस्ट्रेशन तो है, मतलब प्रॉपर अपडेट, मैंने उद्योग आधार से उद्यम में कन्वर्ट तो करवा लिया है, या फिर मेरा लिया हुआ ही उद्यम है, लेकिन उसमें भी मुझे ध्यान रखना है कि मैंने ये जो सर्टिफिकेट मुझे जब मिला था उस समय मैंने ये जो डिटेल्स इसमें दी थी, उसमें अगर कोई भी चेंजेस आ गए हैं तो वो चेंजेस भी मुझे इसमें अपडेट जरूर करवाने होंगे। मान लीजिए मेरी बिजनेस एक्टिविटीज ही बदल चुकी है और ये सर्टिफिकेट में तो मेरी कोई पुरानी एक्टिविटीज लिखी हुई है, तो याद रखिए हमने सर्टिफिकेट को लेते टाइम पर जो इन्फॉर्मेशन दी थी उनमें से किसी भी इन्फॉर्मेशन में अगर कोई भी चेंज आया है तो वो सभी चेंजेस हमें इसमें अपडेट जरूर करवाने होंगे। अगर ये अपडेटेड नहीं होगा सब कुछ, तो इन दैट केस आप कितनी कंप्लेन करवा लीजिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए इस सेशन में एमएसएमई से रिलेटेड मैंने आपको सभी बातें डिटेल में बताई है, चाहे वो एमएसएमई के एंगल से बताना हो और चाहे वो बायर्स के एंगल से बताना हो। तो आई होप आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर लीगल एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल वर्किंग को सीखना चाहते हैं
तो आईफेथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर लीगल एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल वर्किंग को सीखना चाहते हैं तो आईफेथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें। टू गेट रेगुलर फाइनेंस अपडेट्स, कनेक्ट विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।